हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेल डिवीजन। क्या? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है। क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है और ये पेरेंट सेल डिवाइड होके डॉटर सेल को बनाता है। क्या करता है? पेरेंट सेल डिवाइड होके डॉटर सेल को बनाता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को जन्म नहीं देता है। क्या करता है? पेरेंट सेल खुद डिवाइड कर जाता है। क्या? पेरेंट सेल में खुद डिवीजन हो जाता है। ये पेरेंट सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल को बनाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन इसको कहते हैं। अब देखो सेल डिवीजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जानते हैं इस सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सेल के लिए इंपॉर्टेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो है कि नहीं। क्योंकि इसी न्यूक्लियस के कारण जो सेल का एक्टिविटी हो रहा है डिफरेंट टाइप्स का, वो एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि उसके पास एक सर्टेन टाइप का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास सर्टेन टाइप का एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में, जीन के फॉर्म में, जीनोम के फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, है ना। ये सब आप नाम सुने होंगे बहुत सारे। तो चलिए लिखिएगा, सेल डिवीजन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच the sequence of events by which the sequence of event by which a cell duplicates its genome, a cell duplicates its genome, सेल अपने जीनोम के नंबर्स को क्या करता है? डबल करता है। अपने जीनोम को क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, उसको रेप्लिकेट करता है, डबल करता है। डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, और जो भी अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल है, जैसे इसके पास, इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट, है ना। अगर इसके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सब कैसे होगा? जब सिंथेसाइज करेगा अदर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल को। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स तो बन जाएगा सर, सेल ऑर्गेनल्स बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिवाइड करना। क्या इंपॉर्टेंट है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिवाइड करना। जैसे ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिवाइड हो जाएगा तो सेल ऑर्गेनल्स अपने आप आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल्स के एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस है जहां पे, वहां पे सेल ऑर्गेनल्स तो आ ही जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसिस अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, सिंथेसिस अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ synthesis other constituents of a cell and eventually divide into two daughter cell and eventually divided into two daughter cells and eventually divided into two daughter cells. क्या? two daughter cell is termed cell cycle, is termed as cell cycle। इसको कहते हैं सेल डिवीजन। देखिए भाई, सेल साइकिल या सेल डिवीजन में होता क्या है? सबसे पहले तो एक सेल होता है, इस सेल का साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? जब ये सेल डिसाइड करता है हमको सेल डिवीजन में जाना है तो इस सेल के साइज में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। सेल के साइज में इंक्रीमेंट होता है, सेल बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि ये डिफरेंट मटेरियल का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। वो सारा मटेरियल जिसका रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन में, उस सब चीज का ये क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, है ना।
डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, प्रोटीन डबल हो जाएगा, इसलिए सेल साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो सबसे पहले सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक न्यूक्लियस है और तुरंत दो न्यूक्लियस में बन गया, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है ना, इसमें 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 स्टेप के बाद माइटोसिस में 4 स्टेप के बाद ये न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन होता है। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है ना, तो ये है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल क्या है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने के बाद ये 2 सेल बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सेल साइकिल या सेल डिवीजन। फिर ये सेल डिसाइड करेगा भाई हमको सेल डिवीजन में जाना है, तो फर्दर ये कहानी चलेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, पहले सेल में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद सेल का ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेगा। क्या डिवाइड करेगा भाई, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ऐसे ये साइटोप्लाज्म में से डिवाइड करेगा। जब साइटोप्लाज्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग सेल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है सेल डिवीजन, जिसमें सेल अपने जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन करता है, अदर मटेरियल का, अदर सेलुलर मटेरियल का सिंथेसिस करता है, और सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है या पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखो किसका डिवीजन होता है, पहले न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म का, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये बात हमेशा क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। आपसे वो पूछ लेंगे कि भाई सबसे पहले जब सेल डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस होता है या साइटोकाइनेसिस होता है। आपको जवाब देना है कि कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। क्या, पहले सेल डिवीजन में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के बाद ही क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है भाई, साइटोकाइनेसिस। ये पूछने का बहुत सारा तरीका है ना, स्टेटमेंट में भी बना के पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि सेल डिवीजन में पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन या पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आपको जवाब देना है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन ऑफ, बोलो ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या भाई, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, आपको पता है अलग अलग सेल में जो टाइम ऑफ सेल डिवीजन है ये अलग अलग होता है। क्या, अलग अलग सेल में जो सेल डिवीजन का टाइमिंग है ये अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन सेल, क्या, ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में पूरे 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 24 घंटे। देखो तो देखो, ह्यूमन सेल क्या, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अभी कितना, लगभग 24 आवर्स, लगभग कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में। वैसे ही अगर आप देखिए ईस्ट पता है ना, पहचानते हो ना, फंगस है। क्या है, फंगस है। ईस्ट को डिवाइड होने में, ईस्ट सेल डिवाइड वंस इन, अब ईस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगेगा, लगभग 90 मिनट लगता है। कितना, 90 मिनट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि ईस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना लगता है, 90 मिनट। अब देखो अगर आप रटते हैं तो 90 मिनट रट लोगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 1.5 घंटा मिलेगा तब भी आप आंसर टिक कर दोगे। क्या, तो या तो आप 90 मिनट याद रखेंगे या फिर 1.5 घंटा याद रखेंगे। ईस्ट सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगता है, पूरा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट। कितना, 90 मिनट। क्लियर है, क्लियर है। एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने में कितना समय लगता है सर, क्या, बैक्टीरियल सेल डिवाइड वंस इन, बैक्टीरिया को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। कितना, 20 मिनट लगता है। वेरी गुड। चलिए, और ई कोलाई को डिवाइड होने में कितना समय लगता है, ई कोलाई भी तो सर बैक्टीरिया है, लेकिन इसका टाइम आपको याद रखना चाहिए।
इक्वलाई सेल्स डिवाइड वंस इन, इक्वलाई को डिवाइड होने में लगता है 16 मिनट, कितना भाई 16 मिनट, कितना समय लगता है 16 मिनट समय लगता है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के टाइप्स, है ना। मेनली सेल डिवीजन 3 तरह से हो सकता है। एक होता है माइटोसिस, क्या माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, और तीसरा होता है एमाइटोसिस। क्या होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब माइटोसिस एब्सेंट होता है, उसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मियोसिस को भी हम बाद में देखेंगे, अभी क्या देखेंगे माइटोसिस देखेंगे। क्या देखेंगे भाई माइटोसिस, ठीक है। तो बात सिर्फ माइटोसिस का होगा, मियोसिस क्या है एमाइटोसिस क्या है जब आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। माइटोसिस, माइटोसिस का एक दूसरा नाम वो भी फेमस है, इसको कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, या तो आप माइटोसिस या फिर उसको माइटोटिक कहिए, बुक में आपको दोनों नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले माइटोसिस टर्म या माइटोटिक टर्म प्रपोज किए थे एक साइंटिस्ट थे, क्या फ्लेमिंग उनका नाम था। क्या नाम था भाई फ्लेमिंग। टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग। टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग, ठीक है, नाम याद रह जाए तो बढ़िया है। माइटोसिस टर्म कौन सबसे पहले प्रपोज किया फ्लेमिंग ने। देखो माइटोसिस वैसा सेल डिवीजन है, माइटोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे 2 डॉटर सेल को बनाता है। पेरेंट सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे 2 डॉटर सेल को बनाता है, वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है पेरेंट सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाता है, कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आप कभी माइटोसिस फील किए अपने बॉडी में, कभी सेल डिवीजन फील किए कि भाई नया सेल बन रहा है। सेल डिवीजन से क्या होता है नया सेल बनता है, पुराना सेल डिवाइड होकर नए सेल को बनाता है सेल डिवीजन में, कभी फील किए। देखो होता क्या है, कभी बचपन में घाव तो हुआ होगा, कट फट गया होगा, गिर गया होगा, तो गिरते हो तो कट जाता है, घाव हो जाता है, तो बहुत सारे सेल तुम्हारे क्या हो गए लॉस हो गए, बहुत सारे सेल्स लॉस हो गए, है ना। तो नए सेल कैसे आते हैं, नए सेल कैसे आते हैं, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आप क्या लगा लेते हो डिटॉल या सेवलॉन, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हो। क्योंकि भाई देखो अब क्या था कि हमारे बॉडी में एक कंटिन्यूअस एपिडर्मिस है, क्या एपिडर्मिस है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन घाव होता है या फिर आप गिर जाते हो तो चोट आ जाता है, तो बहुत सारा सेल क्या हो जाता है, बहुत सारा सेल डेथ हो जाता है उसका, ठीक है। तो नए सेल जब तक नहीं आएंगे तब तक ये ओपन है, तब तक इन्फेक्शन होने का चांस है। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या लगा लिए एंटीसेप्टिक लगा लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि इस घाव आपका कुछ समय में क्या हो जाता है भर जाता है, मतलब जो गैप आ जाता है तुम्हारे बॉडी में कहीं पे घाव करने का मतलब तो बहुत सारा तुम्हारा सेल क्या हो चुका है लॉस हो चुका है, तो कुछ दिन में वो सेल अगेन क्या हो जाता है आ जाता है। अगर हाथ कटा है कहीं पे या पैर कटा है तो सेल डिवीजन होगा और हाथ और पैर का घाव भर जाएगा, होता है ना। तो अगर हाथ है तो हाथी के जैसा सेल आएगा, ठीक है, मतलब हाथ में जैसा सेल प्रेजेंट था वैसा ही सेल प्रेजेंट होगा, वैसा ही सेल नया नया सेल बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे घाव भर गया, सेल डिवीजन से भर गया, ठीक है। खाना खाते टाइम कभी जीभ कट जाता है ना गलती से, बहुत जीभ कट गया, जीभ कट गया, अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो तुम्हारे टंग का सेल है वो क्या हो गया, टंग का सेल क्या हो गया उसका डेथ हो गया, बहुत सारा टंग का सेल डैमेज हो गया। कुछ समय में कुछ दिन में 1-2 दिन में ही टंग में नया नया सेल आ जाता है। जो टंग में नया सेल आया वो टंग का पुराना सेल ही जैसा था ना, ऐसा तो नहीं कि टंग में जो नया सेल बना वो नोज के सेल के जैसा या आई के सेल के जैसा या फिर हैंड के सेल के जैसा, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब वहां पे क्या हो गया माइटोसिस होता है। कहां पे क्या, इसका मतलब हमारे बॉडी में जो घाव भरता है वो किस सेल डिवीजन से होता है माइटोसिस से होता है। कैसे होता है
माइटोसिस। तो वुंड हीलिंग जो चलती है हमारे बॉडी में, उसमें मेन सेल डिवीजन जो इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है? माइटोसिस होता है। बचपन में इतना छोटा छोटा हाथ था, इतना छोटा छोटा पैर था, ये सब, और समय के साथ वो क्या होगा, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया, यानी सेल डिवीजन हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। क्या सेल डिवीजन हो रहा है? कौन सा सेल डिवीजन हुआ? माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। तो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में वुंड हीलिंग के लिए जो सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट है, वो सेल डिवीजन कौन सा है? माइटोसिस है। कौन सा है? माइटोसिस है। क्लियर? तो माइटोसिस सेल डिवीजन वैसा सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाता है, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है और अपने ही जैसे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाता है, तो वैसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। सर आइडेंटिकल कैसे होगा? आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन सेम होगा तो सेल भी क्या होगा? सेम होगा। पेरेंट सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, डॉटर सेल के पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट सेम है, यानी कि जेनेटिकली दोनों डॉटर सेल भी क्या है? आइडेंटिकल है। दोनों डॉटर सेल भी क्या है? आइडेंटिकल है। लिखेंगे यहाँ पे, माइटोसिस प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, माइटोसिस प्रोड्यूस genetically identical cell mitosis produce genetically identical cell which are mitosis produce genetically identical cell which are similar to mother cell या parent cell, which are similar to mother cell। क्लियर? या इसको आप पेरेंट सेल बोलते हैं। कोई बता सकता है कि ये पेरेंट सेल को हम फादर सेल क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर ये जो डॉटर सेल है इसको हमेशा डॉटर सेल ही क्यों बोल रहे हैं? इसको सन सेल भी तो बोल सकते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमेशा इसको डॉटर सेल बोलेंगे और इसको मदर सेल बोलेंगे, या फिर इसको पेरेंट सेल बोलेंगे, इसको डॉटर सेल बोलेंगे या प्रोजेनी बोलेंगे। ये हमेशा बेटी कहलाएगा, है ना, बेटा कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो ये डॉटर सेल बनता है माइटोसिस में, और आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है। क्या? आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है। आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि भाई माइटोसिस वैसा सेल डिवीजन है जिसमें प्रोजेनी सेल के पास, क्या, प्रोजेनी सेल के पास या डॉटर सेल के पास ठीक उतना ही क्रोमोसोम होता है जितना इसके पेरेंट सेल के पास है। क्लियर? तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और करके आप दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम number of chromosome in the parent cell and progeny cell is same. In the parent cell and progeny cell is same. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड प्रोजेनी सेल क्या होता है? सेम होता है। इसको चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, ये वैसा सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवीजन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सेम आता है, इसलिए इस सेल डिवीजन को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जितना पेरेंट सेल के पास होता है डॉटर सेल के पास। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में हेडिंग देंगे कॉज ऑफ माइटोसिस। आखिर माइटोसिस सेल डिवीजन होता ही क्यों? क्या माइटोसिस सेल डिवीजन होता ही क्यों है? ठीक है, एक कारण तो हम बताएं, क्या सर घाव हो जाएगा, वुंड अगर हो जाएगा बॉडी में, तो वुंड को भरने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए हो जाता है एक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन।
दूसरा सेल डिवीजन का क्या कारण है, ठीक है। हम देखेंगे कर्ण प्लाज्म थ्योरी, क्या देखेंगे, कर्ण प्लाज्म थ्योरी, और हम देखेंगे सरफेस वॉल्यूम रेशियो, क्या, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। एक होता है कर्ण प्लाज्म थ्योरी को कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या कहते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और दूसरा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। ये दो मेन कॉज है जो सेल डिवीजन का कारण बनता है। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, कॉज ऑफ माइटोसिस। कॉज ऑफ माइटोसिस क्या कारण है, तो इसको सबसे पहले हर्टविग ने समझाया था, एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने दिया था कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्या दिया था भाई, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कौन दिया था भाई, हर्टविग। किसने दिया था, हर्टविग ने दिया था कर्ण प्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेल डिवीजन होता है सेल में, वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होने के कारण होता है। क्यों होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होने के कारण होता है। जब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है, या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होने के कारण क्या हो जाता है भाई, सेल डिवीजन होता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, देखिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस का काम क्या है, हाँ न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लियस का काम है साइटोप्लाज्म को, और न्यूक्लियस से तो बड़ा ही होगा साइटोप्लाज्म कभी भी, ठीक है। तो न्यूक्लियस का काम है साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना, साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटी हो रहा है उस पर ध्यान रखना, उसको कंट्रोल करना। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है, जब सेल में ग्रोथ होता है, क्या, जब सेल में ग्रोथ होता है और सेल बहुत बड़ा हो जाता है, क्या, सेल बहुत बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस छोटा ही रहता है, न्यूक्लियस छोटा ही रहता है। तो अब बताइए, इस छोटा सा न्यूक्लियस जिसका वॉल्यूम बहुत कम है और साइटोप्लाज्म का साइज बहुत इनलार्ज हो गया, साइटोप्लाज्म का साइज बहुत इनलार्ज हो गया, ये छोटा सा न्यूक्लियस इस बड़े से साइटोप्लाज्म को क्या कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा। यानी जब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कम होता है, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कम रहेगा। यानी बड़े सेल में, लार्ज सेल में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा ही है, तो इस न्यूक्लियस का कंट्रोल इस साइटोप्लाज्म पे कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। यानी आप समझ गए कि सब सेल ग्रोथ करता है, सेल का साइज लार्ज होता है तो सेल डिवाइड करता है। छोटा सा सेल, क्या, छोटा सा सेल यानी छोटा सा साइटोप्लाज्म और छोटा सा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस अपने साइटोप्लाज्म को पूरा कंट्रोल करता है, क्या, पूरा अच्छे से कंट्रोल करेगा। यानी छोटे सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होता है, बड़े सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है। जिसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होगा उस सेल में डिवीजन होगा, उस सेल में डिवीजन होगा। कम कब होगा, जब साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ज्यादा को कम से जब डिवाइड करेंगे, क्या, कम को ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो नंबर कम आ जाएगा, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर कम होगा तो सेल डिवीजन होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर अधिक होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। ये कंपैरेटिव स्टडी है, ठीक है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स समझ में आया क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। छोटे सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक होता है, तो
न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल अच्छा होता है, सेल डिवीजन का कोई जरूरत नहीं है। बड़े सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म पे कंट्रोल कम होता है या नहीं होता है, उस समय सेल डिवाइड करने का जरूरत होता है। क्लियर है। दूसरा कारण है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। क्या कारण है? सरफेस वॉल्यूम रेशियो। तो दूसरा कारण है, जो सेकेंड कॉज है सेल डिवीजन का, वो क्या है? सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जाना चाहिए, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो में क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सेल, सरफेस एरिया ऑफ सेल को डिवाइड करते हैं किससे? वॉल्यूम ऑफ सेल से। वॉल्यूम ऑफ सेल से आपको तो पता ही है, छोटे सेल का सरफेस एरिया क्या होता है? छोटे सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, बड़े सेल का सरफेस एरिया कम होगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस और सेल करेगा डिवाइड। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो तुमको पता है कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, यानी जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और सरफेस एरिया कम हो जाएगा, यानी सेल सिंपल सा मतलब है, पहला ही वाला कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के जैसा, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उस कंडीशन में भी सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सेम ही बात है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में ये आपको बताना चाह रहा है। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस सेल विल डिवाइड। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस surface area of cell decreases, surface area of cell decreases, cell will divide, cell will divide। क्लियर है? सेल क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा, सेल विल डिवाइड। चलो नेक्स्ट, ये जो सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। क्या? सेल डिवीजन का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ड्यूरेशन अलग अलग होता है। सेल टू सेल ये वैरी करता है और हम देख चुके हैं ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन करने में लगा समय 24 आवर, ईस्ट में सेल डिवीजन करने में लगा समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटे, बैक्टीरिया में 20 मिनट, इकोलाई में 16 मिनट, है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल में, अलग अलग सेल में, चाहे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो, बैक्टीरिया में ही अलग अलग बैक्टीरिया में, चाहे इकोलाई हो, तो बैक्टीरिया या फिर सेल या फिर किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट सेल में सेल डिवीजन में लगा समय अलग अलग हो सकता है। यानी ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन अलग अलग सेल के लिए अलग अलग हो सकता है। ये सेल टू सेल वैरी करता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन को। क्या? अब शुरू करते हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस, सेल डिवीजन। अभी तक चल रहा था इंट्रोडक्शन माइटोसिस के बारे में। ठीक है, अभी भी इंट्रोडक्शन ही है, अगले क्लास से मेन हम शुरू करेंगे माइटोसिस में इंटरफेज और एम फेज यानी माइटोटिक फेज। लेकिन आज एक ओवरव्यू समझते हैं सेल डिवीजन का। क्या समझेंगे? ओवरव्यू समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, ओवरव्यू ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। देखो होता क्या, फिर से एक बार, ये सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये डिसाइड करता है कि भैया हमको सेल डिवीजन में जाना है। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। कितना? 46। तो सबसे पहले सेल में क्या होगा? ग्रोथ होता है। क्या होता है भाई? ग्रोथ होता है। सेल का साइज इनलार्ज होता है। क्या? सेल का साइज इनलार्ज होता है। सेल का साइज इनलार्ज होता है। ठीक है, आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। उसके बाद इस सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डबल किया जाता है। क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डबल किया जाता है। हम पढ़ेंगे डीएनए डुप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए डुप्लीकेशन करते हैं। ठीक है,
डीएनए डुप्लीकेशन के पहले, सुनो भाई बात को ध्यान से, डीएनए डुप्लीकेशन के पहले जो तुम्हारे पास क्रोमोसोम बनेगा ना वो ऐसा वाला क्रोमोसोम बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा क्रोमोसोम बनेगा, क्योंकि इसमें रहता है डीएनए। क्या रहता है? ये डीएनए। लेकिन हम डीएनए का डुप्लीकेशन कर दिए। क्या कर दिए? डीएनए का डुप्लीकेशन कर दिए, रेप्लिकेशन कर दिए, उसका रेप्लिका तैयार कर दिए, उसका फोटोकॉपी बना दिए। तो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोसोम बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। ये एक आर्म है क्रोमैटिड जिसको आप बोलते हैं इसमें क्रोमोसोम। क्योंकि इसका डुप्लीकेशन हुआ है तो एक और आर्म आ जाएगा, एक और क्रोमैटिड आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो देखो डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोसोम दिखाई देता है वो ऐसा, डीएनए रेप्लिकेशन के पहले जो क्रोमोसोम दिखाई देगा वो ऐसा। आया समझ में? आया समझ में? यानी कि ये और ये क्रोमोसोम में क्या है, ये क्रोमोसोम है विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन, और ये क्रोमोसोम है क्रोमोसोम विद रेप्लिकेटेड डीएनए, रेप्लिकेटेड डीएनए। क्या यहाँ पे रेप्लिकेटेड डीएनए के बाद जो क्रोमोसोम बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? तो चूंकि साइज बढ़ता जा रहा है और सेल डिवीजन का तैयारी चल रहा है, हम पूरे सेल डिवीजन में इस बात का फोकस करेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। क्या? जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर कहाँ पे डबल हो रहा है, डीएनए का नंबर कहाँ पे डबल हो रहा है, क्रोमोसोम कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि भाई सेल डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम। इसलिए पूरा फोकस जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो राइटर करता है किस पे? क्रोमोसोम पे। किस पे भाई? क्रोमोसोम का नेचर कैसा हो रहा है, क्रोमोसोम कहाँ पे जा रहा है, इक्वेटर पे आ गया, क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पूरा ध्यान कहाँ पे रहेगा? अपना क्रोमोसोम पे रहेगा। क्योंकि जैसे ही क्रोमोसोम को हम इक्वल डिवाइड कर देंगे, क्रोमोसोम को हम इक्वल डिवाइड कर देंगे तो सेल का ऑटोमेटिक वो सारा फीचर्स आ जाएगा जो उसके पेरेंट सेल के पास था। क्लियर? तो रेप्लिकेशन के पहले क्रोमोसोम ऐसा, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम ऐसा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मान लो कि एक पिताजी और इनके दो बच्चे है ना, अब इनके पास एक अपना बाइक है। क्या है? एक बाइक है। तो एक बाइक किसको देंगे? इसको अगर दे देंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू, इसको अगर दे देंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू। एक तरीका है कि इस बाइक को ही बेच दो, है ना, इस बाइक को क्या करो? बेच दो, किसी को बाइक मत दो। दूसरा तरीका है कि एक बाइक और खरीद के लाओ। अरे बोलो, एक बाइक और खरीद के लाओ, एक बाइक इसको दे दो और दूसरा बाइक इसको दे दो, दोनों खुश है ना। ये बाइक जो खरीदे होंगे सेकंड हैंड ही खरीदे होंगे, खैर, तो एक एक बाइक दोनों को दे दो, दोनों खुश। कहने का मतलब है कि भाई जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करता है ना तो इसके पास 46 क्रोमोसोम, तो अपने डॉटर सेल को, दोनों डॉटर सेल को, है ना, इसको भी दे दिया देखो 46 और इसको भी दे दिया 46। मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चला। क्या चला? कि सर इसके पास 46 क्रोमोसोम था तो 46 कहां से लाया? 46 कहां से लाया? इसके पास प्रॉपर्टी है कि भाई ये ना जो डीएनए ना, डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है, डीएनए का रेप्लिकेशन पॉसिबल है। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका तैयार करना, फोटोकॉपी तैयार करना। तो जब सेल डिवीजन में जाता है तो अपने ही जैसे डीएनए को बना देता है। ठीक है, तो देखो ना, ये एक आर्म वाला क्रोमोसोम था ना, ये डबल आर्म वाला क्रोमोसोम हो गया। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये रेप्लिकेशन के बाद भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसको दो क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, समझ में आ गया? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? अगर किसी भीड़ में अगर आपको आदमी काउंट करना हो 1 2 3 4 5 6, तो कैसे काउंट करेंगे? कौन पतला है कौन मोटा है? जो मोटा है उसको 2 कर दो, जो पतला दुबला है उसको 1 कर दो ना। उसका मुंडी काउंट करते हैं ना, उसका हेड काउंट करते हैं। ठीक वही कहानी है। ये जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर याद है ना तुमको? इस सेंट्रोमियर देख के काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम। क्या? एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक सेंट्रोमियर यहाँ, एक सेंट्रोमियर यहाँ। जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है? देखो फोटोकॉपी तैयार हो गया ना। जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये बीच से सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। क्या? बीच से सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, ऐसे 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 सेंट्रोमियर टूट जाएगा। देखो एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, क्योंकि देखो 2 सेंट्रोमियर हो जाएगा छोटा छोटा,
क्या 2 सेंट्रोमियर में हो जाएगा तो 2 क्रोमोसोम। ये कहानी चल रहा है, समझ में आ गया। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि अब आ गया होगा समझ में। तो जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल को बनाता है तो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डबल करता है। क्या करता है? डबल करता है, ठीक है। एक कॉपी इसको दे दिया और दूसरा कॉपी इसको दे दिया और इसका खुद का अस्तित्व तो समाप्त ही हो जाना है। समझ में आया? चलिए तो सेल डिवीजन होता है, साइज बड़ा होता है, सेल डिवीजन का पूरा तैयारी चल गया, जो बनना था सेल डिवीजन के लिए, डीएनए का डुप्लीकेशन, सारा प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर, ये सब हो जाता है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये होता है सेल और इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बढ़ गया, है ना, ये ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा इसमें। और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद आपको कुछ ऐसा, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा ना, एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाएगा। इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दबना शुरू हो गया, इसमें फॉर्मेशन शुरू हो गया। एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये गड्ढा बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि दोनों आपस में अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये अटैच हो जाएगा तो एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और ये 2 सेल बन जाएगा। ये था पूरा ओवरव्यू। क्या था? ओवरव्यू, ठीक है। जैसे अभी आप 11th क्लास में हैं, किस क्लास में? भी 11th क्लास में है, ठीक है। तो 12th क्लास में जाएंगे, तो 12th क्लास में जाने के लिए आप पूरे 1 साल मेहनत करते हैं। क्या? पूरे 1 साल मेहनत करते हैं। 12th क्लास में जाने में समय कितना लगता है? कितना समय लगता है? बस एग्जाम, मतलब 6-7 पेपर होता है जो आपका, बस वही है ना। तो ठीक वैसे ही जब सेल डिवीजन होना होता है ना, तो सेल डिवीजन का प्रिपरेटरी टाइम होता है। क्या होता है? प्रिपरेटरी टाइम होता है। उस प्रिपरेटरी टाइम में बहुत ज्यादा समय लगता है, मोर देन 95%। मान लो अगर 100 मिनट्स लग रहा है सेल डिवीजन में, 100 मिनट अगर सेल डिवीजन में लग रहा है, तो 95 मिनट से अधिक या 95 मिनट पूरा समय किसमें लग गया? सेल डिवीजन का तैयारी करने में। सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगा? सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगा? बस 5 मिनट। कितना लगा? बस 5 मिनट। तो देखो जो सेल का यहां तक जो प्रोसेस होता है ना, यहां तक का इंटरफेस तक का, ये वाला मतलब सेल डिवीजन का बस प्रिपरेशन अगर चल रहा है, उसको कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। ये है प्रिपरेटरी फेज, इसमें सेल का साइज बढ़ता है और सेल डिवीजन का प्रिपरेशन चलता है। क्या? सेल का साइज बढ़ता है और सेल डिवीजन का प्रिपरेशन चलता है, उसको कहते हैं इंटरफेज। इसमें 95% से अधिक समय लग जाता है। और एक होता है एम फेज या माइटोसिस फेज, जिसमें एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। देखो ना, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, है ना। इसमें 5 मिनट लगता है। कितना भाई? 5 मिनट या 5% टाइम लगता है। पूरे टाइम का 5% लगता है, इसमें पूरे टाइम का 95% लगता है। याद रहेगा। यानी सेल साइकिल को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक सेल साइकिल का प्रिपरेटरी फेज और दूसरा सेल डिवीजन फेज यानी न्यूक्लियर डिवीजन फेज। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन फेज, एक्चुअल में सेल डिवीजन फेज, ठीक है। तो सेल साइकिल और सेल साइकिल में सेल साइकिल को हम मेनली 2 पार्ट में पढ़ेंगे, इंटरफेज जिसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं और दूसरा एम फेज जिसको न्यूक्लियर डिवीजन फेज कहते हैं। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन फेज कहते हैं। क्लियर? तो सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को हम मेन 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। क्या होता है? एम फेज। चलिए देखते हैं इंटरफेज में क्या होता है। उसको देखने के पहले एक और ओवरव्यू समझते हैं सेल डिवीजन का। ये है सेल साइकिल का एक साइकिल, ठीक है, बढ़िया। तो इसमें मोर देन 95% टाइम, क्या मोर देन 95% टाइम किसमें लग जाता है?
सेल डिवीजन के प्रिपरेशन में लग जाता है। किसमें लग जाता है भाई? सेल डिवीजन के प्रिपरेशन में लग जाता है। ये है पूरा इंटरफेस। क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। ये पूरा ब्लू वाला इंटरफेस, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये क्या है? ये है एम फेज। क्या है? एम फेज। ये तो इस इंटरफेस को क्या, इंटरफेस को हम 3 सब फेजेस में पढ़ते हैं। क्या? 3 सब फेजेस में पढ़ते हैं। पहले फेज को बोलते हैं G1 फेज। क्या बोलते हैं भाई? G1 फेज। दूसरे फेज को बोलते हैं S फेज। क्या कहते हैं? S फेज। और तीसरे फेज को कहते हैं G2 फेज। क्या कहते हैं? G2 फेज। ये पूरा इंटरफेज है। सबसे बड़ा G1 फेज। सबसे बड़ा क्या होता है? G1 फेज होता है ना। चलिए, ये सबसे बड़ा होता है पूरे इंटरफेज में। सबसे बड़ा क्या होता है? G1 फेज होता है। मान लो ये सेल है, ये सेल है, सेल का कलर हम ले लेते हैं ऑरेंज। ये सेल सोचता है कि इनको सेल डिवीजन में जाना है, तो ये प्रिपरेशन करेगा। जब प्रिपरेशन करता है तो सेल डिवीजन का प्रिपरेशन इंटरफेज में होता है। किस फेज में होता है? इंटरफेज में होता है। इस इंटरफेज में आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। कौन कौन सा? G1, S और G2। इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि G1, G2, S, ऐसे नहीं। इंटरफेज का सीक्वेंस है G1, फिर S और फिर G2 फेज। इसको कहते हैं गैप 1 सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज या गैप सेकेंड फेज। जब सेल डिवीजन करने में जाता है तो इंटरफेस तक पूरा प्रिपरेशन चलता है और सेल का साइज इंक्रीज करता है। प्रिपरेशन चला और सेल का साइज इंक्रीज करके सेल इतना बड़ा हो गया। क्लियर? जब सेल डिवीजन में जाता है, एक्चुअल सेल डिवीजन में जाता है, तो 5% से भी कम समय लगता है, जिसमें प्रोफेज आता है। एम फेज में क्या आता है? प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। कौन सा फेज आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक बार फिर से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना, ये आता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन आता है। देखो, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हम इसको यहीं तक रखते हैं, एम फेज को, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इसको कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं? एम फेज। इस एम फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। यानी ये वाला सेल जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप टीलोफेज तक देखिएगा तो ये सेल आपको ऐसा दिखाई देगा। एक सेल, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस। जब ये साइटोकाइनेसिस से जाता है, ये है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जैसे ही ये साइटोकाइनेसिस में जाएगा तो ये एक सेल 2 छोटे छोटे डॉटर सेल को बनाता है। अब ये सेल डिवीजन में जाएगा तो फिर से G1, S, G2 से होके जाना पड़ेगा। और अगर ये सेल डिवीजन सेल में नहीं जाएगा, यानी घाव जो भरना था वो भर गया, तब सेल डिवीजन बंद हो गया। तब सेल चला जाता है यहाँ से सेल चला जाता है G0 फेज में। किस फेज में चला जाता है भाई? G0 फेज में। किस फेज में? G0 फेज में। तो सेल डिवीजन का ये पूरा ओवरव्यू है। एक सेल है जो डिसाइड करता है कि भाई हमको सेल डिवीजन में जाना है। कहाँ पे जाना है? सेल डिवीजन में जाना है, तो वो इंटरफेज में एंट्री लेता है। किस फेज में? इंटरफेज में। इंटरफेज में सेल डिवीजन का प्रिपरेशन होता है और मोर देन 95% टाइम, क्या मोर देन 95% ऑफ टाइम यहीं पे लग जाता है। मोर देन 95% टाइम तुम्हारा जो कंज्यूम होता है वो तैयारी में ही कंज्यूम होता है, चाहे वो एग्जाम हो या फिर सेल डिवीजन का तैयारी हो। ठीक है, तो मोर देन 95% टाइम इस सेल डिवीजन के प्रिपरेशन में लग जाता है। इसको बोलते हैं इंटरफेज, जिसमें G1S G2 आता है। क्या आता है? G1S G2 आता है। उसके बाद सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको एम फेज कहते हैं। ये न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, एक सेल 2 न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसमें फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साथ अटैच होगा और 2 सेल ये बन जाएगा। अगर सेल को फर्दर डिवीजन करना है तो फर्दर इंटरफेस में जाएगा G1S G2, और अगर सेल को डिवीजन नहीं करना है तो ये G0 फेज में चला जाएगा। किस फेज में चला जाएगा? G0 फेज में चला जाएगा। उसको क्योशेंट फेज भी कहते हैं। फिर ओकेजनली कभी घाव हुआ, कभी ग्रोथ करने का मन किया, कभी सेल डिवीजन करने का मन किया, तो अगेन ये सेल
G0 फेज से अगेन G1 फेज में आएगा, इस फेज में आएगा, G2 फेज में आएगा, यानी अगेन ये इंटरफेज में आएगा और सेल डिवीजन में या सेल साइकिल में इन्वॉल्व होगा। क्लियर? तो सेल डिवीजन में मेनली हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंटरफेज और दूसरा पढ़ेंगे एम फेज यानी न्यूक्लियर डिवीजन फेज। इस एम फेज में क्या, एम फेज में 4 सब फेजेस होते हैं, क्या 4 सब स्टेजेस होते हैं। इसको एम फेज को माइटोसिस फेज या न्यूक्लियर डिवीजन फेज कहते हैं। इसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज या न्यूक्लियर डिवीजन फेज भी कहते हैं। ये मेनली 4 स्टेजेस में होता है और ये चारों स्टेज का नाम हम लिख देते हैं, आपको इसी सीक्वेंस में नाम याद रखना होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इस तरह से आपको एमफेज का नाम याद रखना होगा। अरे बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज के बारे में बस सुन लीजिए, मैक्सिमम बात हम कर चुके हैं। ये रहा इंटरफेज। क्या है ये? इंटरफेज है। ये इंटरफेज, फिर एमफेज, फिर इंटरफेज आएगा, फिर एमफेज आएगा, यानी 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज आता है। कहां पे आता है भाई? 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या आएगा? इंटरफेज आएगा। मतलब देखो ना, ये सेल था, इंटरफेज में है, फिर ये एम फेज में गया, फिर ये इंटरफेज में आएगा, फिर एम फेज में आएगा, यानी माइटोसिस फेज, 2 सक्सेसिव माइटोसिस फेज के बीच में एक क्या होता है? इंटरफेज होता है। क्या? 2 सक्सेसिव माइटोसिस फेज में एक इंटरफेज होता है। उसके बाद ये जो इंटरफेज है, इसमें सेल क्या करता है? खुद को ग्रो करता है, खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। क्या करता है? सेल डिवीजन के लिए सेल खुद को प्रिपेयर करता है। तो सेल का साइज बढ़ता है और सेल नेक्स्ट डिवीजन करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। जैसे आप 11th से 12th में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम तो बहुत कम ही समय का होगा, जैसे सेल डिवीजन बहुत कम ही समय में हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन देखो 95% से अधिक समय प्रिपरेशन में लगता है। तो अब जैसे हम तुमसे पूछे आज भाई कौन क्लास में हो, तो 11th क्लास में। 2 महीना बाद पूछे कौन से क्लास में हो, 11th क्लास में। 3 महीना बाद पूछे कौन से 11th क्लास में। कर क्या रहा है इतने दिन से 11th क्लास में? इसका मतलब तुम कर कुछ नहीं रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन तुमको पता है कि तुम अपना तैयारी कर रहा है। तो वैसे ही पुराने साइंटिस्ट जो थे उनको लगता था कि ये जो प्रिपरेटरी फेज है ना, ये रेस्टिंग फेज है, इसमें सेल कुछ नहीं करता है। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बदल गया है। अब मानना है कि ना, सेल इसमें रेस्ट नहीं करता है, सेल इसमें खुद को प्रिपेयर करता है। इवन ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है इंटरफेज। क्या? इंटरफेज, प्रिपरेटरी फेज, ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है। क्या? मोस्ट एक्टिव स्टेज है, इसमें सेल रेस्ट नहीं करता है। पहले इसको, इंटरफेज को पहले रेस्टिंग स्टेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, खुद को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। मोर देन 95% टाइम को ये लेता है पूरे सेल डिवीजन का। इंटरफेज को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, गैप 1 फेज यानी G1 फेज, एस फेज यानी सिंथेसिस फेज और G2 फेज यानी गैप 2 फेज। तो सबसे पहले हम जब अपना अगला क्लास होगा उसमें सबसे पहले हम इंटरफेज पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि भाई एक सेल इंटरफेज में जाता है तो G1 में क्या होता है, S में क्या होता है और G2 में क्या होता है। आखिर सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब प्रिपरेशन हम कर लेंगे कहाँ पे? इंटरफेज में। उसके बाद एंट्री करते हैं कहाँ पे? बोलो ना, G1 या G2 के बाद एंट्री करेंगे कहाँ पे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के साथ न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, छोटा सा स्टेप आएगा साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। इस तरह से एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल को बनाएगा, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाएगा। इसको कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। बॉडी में माइटोसिस कहाँ होता है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा वुंड हीलिंग के लिए, घाव को भरने के लिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास अपना शुरू करेंगे हम माइटोसिस इंटरफेज से। आज बस इंट्रोडक्टरी क्लास था। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोसिस, फिर मियोसिस, फिर एमाइटोसिस का इंट्रोडक्शन कुछ या एमाइटोसिस के बारे में, और उसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ दिन में।
आपका होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी के लाइंस को बारीकी से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो सेल्फ डिवीजन में एनसीईआरटी के बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, उसके डायग्राम को समझिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो जरूर पूछिए। थैंक यू।